जी, वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ और बोर्ड क्लियर है। सबा शेख, मौसम्मा, मलका यास्मीन, मुस्कान खान और गुलाम अली, ये बच्चे मुझे अभी तक दिखाई दिए हैं। आराम अब्दुल्ला। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। मैं हूँ सर फायजा। अच्छा, आप भी हैं? खैर मकदम है आपका। तो कैसा लगता है बेटा फैजा फातिमा पढ़ के? समझ में आता है या नहीं आता? चीजें समझ में आती हैं बेटा आपको क्लास की? आती हैं। कैसी आती हैं? अगर मेरे पढ़ाने के तरीके को आप मेजरमेंट करें, यानी कि आप उसे नापें। जैसे हम कोई चीज देखते हैं और उसे हम लोग स्टार में देते हैं, जिसे हम लोग रेटिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई अच्छी चीज लगती है तो हम उसे 5 दे देते हैं। कोई उससे कम खराब लगती है तो 4, 2, 3 और 1, ऐसे करते हैं ना, रेटिंग देते हैं। तो क्लास को ज्वाइन करने से पहले आपको कैसा लग रहा था? क्या क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, या मेरी चीज पूरे सिलेबस में आ जाएंगी या नहीं आ जाएंगी? जरूरी नहीं है कि सवाल का जवाब सिर्फ फैजा फातिमा दे, बाकी लोग भी देख सकते हैं। मेरी तरफ से 5 मिलेंगे। अच्छा, नेहा ने कहा है 10 में से 8। ओ, गुलाम अली ने बताया है 99.99999। अच्छा, वैसे मेरा लकी नंबर 12 है। आप 10 में से 12 भी दे सकते हैं। तो 2 नंबर क्यों काटे आपने नेहा जी, बताएंगे जरा? किस वजह से काटे? मतलब नंबर काटने जरूर है, टीचर के नंबर काट रहे हो तुम तो यार, है? कोई 10 में से 8 दे रहा है, कोई 10 में से 9 दे रहा है। अच्छा, कुछ कमी है तो बताएं, कमी तो हम लोग बहुत अच्छी तरीके से सुनना चाहते हैं। हम्म, बताइए आप क्या कमी है, हम उसे दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। वो हमें पता है 10 में से 10 नहीं होता है। तो आप बता रहे हैं कि कुछ कमी है, तो कमी बताइए, हम उस कमी को दूर करने की कोशिश करेंगे। कमी तो सब में होती है। हाँ, थोड़ी सी तो है, बताइए ना, हम मना थोड़ी कर रहे हैं। उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। हम सवाल जो है वो, गलतियां जो होती हैं वो टेक्निकल होती हैं, वो मेरी तरफ से नहीं होती। ठीक है। हाँ, सवाल वाली जो चीज है वो मेरी तरफ से नहीं होती, वो टेक्निकली होती है। मैंने आपको कितनी बार बताया? सर मैं उर्दू बहुत कम जानती हूँ। ठीक, चलिए कोई बात नहीं। सब में कमी होती है, कोई बात नहीं। आपने हमें सराहा, हमारी बात करी, हमें अच्छा लगा। ठीक, कोई बात नहीं।
चलिए फिर तो शुरू करते हैं। हाँ, हर इंसान के अंदर कमी है, मेरे अंदर भी कमी थी। मैंने मैं जो है वो घर खरीद नहीं पाया और वो छोड़ के चली गई। तो सब में कमी होती है, लेकिन वक्त जो है वो रहते रहते क्या करता है, सारी चीजों को जो है वो हो जाता है। सब में होती है, मेरे अंदर भी है। चाहे वो पर्सनल लेवल पे हो या प्रोफेशनल लेवल पे हो, कोई परफेक्ट नहीं होता। ठीक है सर, आंसर की भी मिल जाती तो सही रहता टेस्ट का। बेटा आंसर की उसी में ही होती है, आप लोग देखते ही नहीं। रिपोर्ट में जाएंगे, रिपोर्ट में आपको पीडीएफ भी मिलती है और पीडीएफ के नीचे ही आपके आंसर्स होते हैं। आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, आपके कितने सही हैं, आपके कितने गलत हैं, सब वही है, रिपोर्ट में ही होता है। ठीक है, बस उसमें थोड़ी सी मुश्किल ये आती है कि पीडीएफ को आप एक साथ स्क्रॉल नहीं कर सकते, क्वेश्चन वाइज आपको स्क्रॉल करना पड़ता है। ये थोड़ी सी उसमें मिस्टेक है, उसमें जो है आपको थोड़ी सी मेहनत लगती है। नहीं तो इसका आसान तरीका ये है कि एक पेज पर जो है वो आप लोग आंसर लिख लें जैसे ओएमआर पे होता है, और बस फिर उससे जो है वो पीडीएफ से मिलाते रहे। ये है। इससे भी आप लोग कर सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग कैसे होती है? अच्छा चलिए, नेगेटिव मार्किंग में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए, आपने एक सवाल किया, नेगेटिव मार्किंग होती है, मैं फिर भी बता रहा हूँ आपके एग्जाम में। आपने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो आपको मिलेगा 1 नंबर। ठीक है, आपने एक क्वेश्चन किया तो आपको मिल गया 1। लेकिन अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हो गया तो आपके नंबर कटेंगे 1.25। ये होती है नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, यानी कि अगर आपने एक सही किया तो आपको मिलेगा 1 नंबर, और अगर आपने गलत किया तो आपके नंबर कटेंगे 1.25। इसे बोलते हैं 1/4 की नेगेटिव मार्किंग। और हर एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग इतनी ही होती है। लेकिन जो आईएएस होते हैं या पीसीएस होती है, ये हम लोग कह सकते हैं ग्रेड ए की वैकेंसी होती है। ठीक है, ग्रेड ए का मतलब होता है जो गैजेटेड ऑफिसर होता है, उसमें ये मार्किंग हो जाती है 1/3 की। यानी कि मिलेगा आपको 1 और कटेंगे आपके 1.33। ठीक है, हाँ मतलब ज्यादा कटते हैं। हाँ, वो क्वेश्चन आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन अगर आप लोग मुझसे कह पूछना चाहते हैं तो मैं कहूंगा आपको नहीं करने चाहिए। ठीक है, आपको नहीं करने चाहिए। अब नहीं करने चाहिए से पहले आपको एक चीज पकड़नी होगी, और वो है आपकी एक्यूरेसी। जिस बच्चे की एक्यूरेसी ज्यादा होती है, उस बच्चे के सिलेक्शन के चांस उतने ज्यादा होते हैं, 100% होते हैं जिस बच्चे की एक्यूरेसी होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि एक्यूरेसी कैसे होती है। जैसे अभी आपकी क्या है, टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है टेस्ट सीरीज। 20 तारीख से टेस्ट सीरीज हो रही है ना। सभी ने उस वाली आईडी में इनरोल कर दिया ना, कोई बच्चा ऐसा तो नहीं रहा जो उसमें ना पहुंचा हो। हाँ, तो अब जो टेस्ट सीरीज आपकी होगी, उसमें आपको सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है वो एक्यूरेसी पे ही देना है। अब एक्यूरेसी क्या है? फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए, आपकी टेस्ट सीरीज में 100 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 100 क्वेश्चन है, और दो बच्चे ले लेते हैं। एक हमारी क्लास का सबसे उभरता हुआ सितारा अंजार को ले लेते हैं, और एक जो सबसे ज्यादा डाउट है वो नेहा को ले लेते हैं। ये दो बच्चे हैं क्लास में। ठीक है, एक अंजार है और एक नेहा है। जोड़ी नहीं बना रहा हूँ, कभी आप लोग सोचे सर 14 फरवरी के लिए जोड़ी बना रहे हैं, जोड़ी नहीं बना रहा हूँ, समझा रहा हूँ सर। ठीक है, कभी मन में लड्डू फूटे दोनों के। अंजार ने मान के चलिए 100 क्वेश्चन में से 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 10 क्वेश्चन जो है वो उसने स्किप कर दिए, यानी कि छोड़ दिए। ठीक है,
वहीं नेहा ने भी 10 क्वेश्चन किए, नेहा ने भी 10 क्वेश्चन किए, सॉरी 90 क्वेश्चन किए और 10 क्वेश्चन को स्किप कर दिया। ठीक है, दोनों ने सेम सेम किया। ठीक है, यहीं पर एक एंट्री होती है पति पत्नी और वो की। तो यहाँ पे ले लेते हैं गुलाम अली को ले लेते हैं। ठीक है, गुलाम अली आया, गुलाम अली ने किए 80 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन स्किप कर दिए। ठीक है भाई, गुलाम अली आया, गुलाम अली ने जो है वो 80 क्वेश्चन किए और 20 क्वेश्चन स्किप कर दिए। अब जब इनकी एक्यूरेसी निकली तो अंजार के जो क्वेश्चन गलत हुए वो गलत हो गए 80, यानी कि 10 क्वेश्चन गलत हो गए और 80 क्वेश्चन ठीक हो गए। वही हाल नेहा का हुआ, 80 क्वेश्चन सही निकल गए और 10 क्वेश्चन क्या हो गए, इसके भी गलत हो गए। अब आया हमारा गुलाम अली, गुलाम अली ने तो 80 क्वेश्चन किए और इसके 80 के 80 ठीक हो गए, 10 जो है वो भी सही हो गए, यानी कि इसके 80 के 80 क्वेश्चन क्या हो गए, सही हो गए। क्या हो गए, सही हो गए। अब देखो, इसके भी 80 सही हैं, इसके भी 80 सही हैं और इसके भी 80 सही हैं। लेकिन जब हम लोग एक्यूरेसी निकालते हैं तो गुलाम अली की आई 100% एक्यूरेसी, क्योंकि इसने वही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जिस पे इसे पूरा एतमाद था, इसे पूरा यकीन था। इसने इन लोगों की तरह तुक्के नहीं मारे 10 क्वेश्चन पे। हालांकि इन्होंने ज्यादा किए हैं लेकिन उसमें से 10 गलत भी हो गए हैं। तो गुलाम अली ने बेशक इनसे कम किए लेकिन इसने अपनी एक्यूरेसी हमेशा बना के रखी, तो इसकी एक्यूरेसी आई 100%। तो जाहिर सी बात है, अब इनके 80 क्वेश्चन तो ठीक है भाई, नंबर तो तीनों के 80-80 आ गए, नंबर तो तीनों तीनों के 80 आए ना। लेकिन अब हुई नेगेटिव मार्किंग, अब नेगेटिव मार्किंग का जो है वो इस पे असर पड़ेगा, नेगेटिव मार्किंग पे असर पड़ेगा। भाई 10 नंबर तो वैसे ही कट गए इसके, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है वो एक नंबर का होता है, 10 क्वेश्चन तो वैसे ही कट गए। तो 80 में से 10 गए, सॉरी 90 में से 10 गए, कितने बचे, 80। अब नेगेटिव मार्किंग भी है, नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। यानी कि जब आपके 4 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे तो आपका एक नंबर कट जाएगा। क्या हो जाएगा, एक नंबर कट जाएगा। तो 10 में कितने के नंबर कटेंगे, 2.5 नंबर कटेंगे। तो इसमें से हमें 2.5 नंबर जो है वो काटना पड़ेगा और ये आ जाएगा आपका 87.5, सॉरी 85 नहीं होगा, 77 आ जाएगा, 77.50। अब इनका ये स्कोर बना। अब जब हम यहाँ देखते हैं गुलाम अली के 80 में से 80, तो ये होती है नेगेटिव मार्किंग। समझ में आ गया आपको लोगों को। तो इसीलिए जब भी आपकी टेस्ट सीरीज हो या टेस्ट सीरीज में आप लोग टेस्ट लगाएं तो उसमें इस बात में कभी भी होड़ मत लगाना कि मेरे सबसे ज्यादा नंबर आए। आपको ये लगाना है कि मेरी एक्यूरेसी सबसे ज्यादा है। मीन्स आपने अगर 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, मान के चलिए मलका यास्मीन ने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो वो 20 के 20 सही होने चाहिए बस। आपकी रैंक कितनी आ रही है, आपका स्कोर कितना आ रहा है, डजंट मैटर। लेकिन टेस्ट सीरीज में आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, क्योंकि एग्जाम में और टेस्ट सीरीज में जमीन आसमान का फर्क होता है। टेस्ट सीरीज एग्जाम से हार्ड होती है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस भी मिलेंगे आपको, वो इसलिए मिलेंगे क्योंकि जब हम लोग किसी जंग में जाते हैं तो जंग के लेवल से तैयारी नहीं करते बल्कि उसके थोड़ी सी हार्ड लेवल पे करते हैं, ताकि हमें आगे की चीज जो है वो क्या लगे, आसान लगे। और मैं पहले ही बता रहा हूँ कि टेस्ट सीरीज थोड़ी सी मुश्किल होगी। मैंने जो है वो इजी भी रखे हैं, मीडियम भी रखे हैं और टफ भी रखे हैं। लेकिन कुछ बच्चे, जैसे एक बच्चा कह रहा था सर मेरा उर्दू का बैकग्राउंड नहीं है,
तो उसके लिए तो सारे ही टफ हैं। तो इस तरीके से क्या हो सकता है, आप लोग अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान दें। गारंटेड है कि ये आपकी एक्यूरेसी जो है आपके एग्जाम में जो सबसे अहम चीज बचाती है वो होती है क्या, टाइम मैनेजमेंट। क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट। एक्यूरेसी करने का जो सबसे अहम फायदा है वो है टाइम मैनेजमेंट, कि आपका टाइम जो है वो बहुत इजीली जो है वो हो जाएगा। और किसी भी पेपर को हमेशा 3 राउंड में करना चाहिए। ठीक है, 3 राउंड में कैसे करते हैं वो मैं आपको किसी और दिन बताऊंगा, क्योंकि सारा ज्ञान एक दिन बताऊंगा तो बच्चे मुझे रेटिंग 8 में से 10 में से 8 देंगे। लेकिन मैं भी आपकी तरह हूं, मैं भी 10 में से 10 लेके रहूंगा। हाँ, मैंने उससे भी कहा था कि तू मेरी हो जा, मैं तुझे घर लेके दूंगा। कह लगी नहीं जी, यकीन नहीं होता मैंने। अब वो पछताते हैं जब वो देखते हैं अरे सर ने तो अपना घर ले लिया। चलो कोई बात नहीं, खैर ऊंच नीच सब अपने अपने पास है, अपने अपने साथ है। आज हम लोग पढ़ेंगे खुदनविश और सवाहने के बाद एक नया चैप्टर होता है जो उसी के जुमरे में आता है या उसी कैटेगरी में आता है। उसे हम लोग बोलते हैं क्या, खाका। खाके का मतलब होता है किसी का स्केच बनाना या किसी का ढांचा बनाना या किसी की तस्वीर बनाना। अब तस्वीर अलग अलग हो सकती है, ड्राइंग के जरिए हम लोग बना सकते हैं, इसके अलावा पेंटिंग के जरिए बना सकते हैं, इसके अलावा हम अल्फाजों से बना सकते हैं, लकीरों से बना सकते हैं, या हम लोग कह सकते हैं तहरीर के जरिए बना सकते हैं। कुल मिला के जो खाका होता है वो एक तरीके का क्या होता है, नक्शा होता है। ठीक, क्या होता है, नक्शा होता है। नक्शा होता है। अब वो नक्शा अलग अलग तरीके की फॉर्मेट में होता है, लेकिन जैसे मैंने आपको बता रखा है कि हम लोग अदब पढ़ते हैं, तो अदब उसे ही कहते हैं जो लिखा हुआ होता है। अब वो लिखा हुआ कैसे होता है, तहरीर की मदद से या लकीरों की मदद से। लकीरों की मदद से बनी हुई तस्वीर क्या कहलाती है, खाका कहलाती है। एक तरीके का स्केच होता है। और ये जो है वो पूरी जिंदगी पर मबनी नहीं होता है, बल्कि जिंदगी के एक थोड़े से हिस्से पे होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आप लोगों से शुरुआत में पूछा कि एक रेटिंग बतानी है, तो आपने जो मेरे साथ 3 से 4 महीने गुजारे हैं उसी के एतबार से आप लोगों ने क्या देखा, मुझे रेटिंग दी। किसी ने 5 दी, किसी ने 6 दी, किसी ने 8 दी, किसी ने 9 दी। तो ये क्या है, ये उस तालीम की ड्यूरेशन का जो आप लोगों पर इफेक्ट पड़ा, जो आप लोगों ने देखा सीखा, उसके मद्देनजर रखते हुए आपने मेरा खाका खींच दिया। अब वो खाका किस में था, रेटिंग में दिया। किसी ने कम दिया, किसी ने ज्यादा दिया, यानी कि अपना एक अलग अलग उन्होंने क्या कर लिया, मायार तय कर लिया। लेकिन ये अदब में नहीं आता, क्योंकि अदब में जो है वो लिखा हुआ आता है। तो उर्दू में जब हम लोग खाके निगारी की बात करते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि लकीरों की मदद से, लकीर का मतलब अल्फाज भी है। ठीक है भाई, तो अल्फाज की मदद से जो है वो हम लोग खाके को तराशते हैं, और उसकी जो है वो पूरी सर से लेके पांव तक की जो है सारी चीजें क्या करते हैं, बयान करते हैं। उसमें जो उसकी जिंदगी के पल होते हैं उनको तवील ना करके बहुत मुख्तसर अंदाज में जो है वो हम लोग क्या करते हैं, पेश करते हैं। और खाका जो है वो कभी खुद का नहीं लिखा जाता, ये सवानी का ही क्या है, दूसरा रूप है। और इसमें जब हम लोग खाके की बात करते हैं तो इसका जो आगाज होता है वो होता है 20वीं सदी में। किसमें, 20वीं सदी में। ये जो सिन्फ है वो ज्यादा पुरानी नहीं है, अभी पिछली बार या पिछली सदी में ही आई है। और जब 20वीं सदी में आई है तो इसमें जो हमारे खाके के बानी हैं वो माना जाता है मिर्जा फरहतुल्लाह बेग को। मिर्जा फरहतुल्लाह बेग को जो है वो माना जाता है। हाँ, दोनों रख सकते हैं, नेगेटिव भी रख सकते हैं और पॉजिटिव भी रख सकते हैं। ठीक है, जैसे कुछ बच्चों ने 10 में से 10 दिए, वो उनका पॉजिटिव था। किसी ने 10 में से 8 दिए, 5 दिए, वो क्या था, उनका नेगेटिव था।
तो हमेशा इसमें गुंजाइश होती है तराशने की। तो इसके जो बानी है वो है मिर्जा फरहतुल्लाह बेग, और इनको ही उर्दू का पहला खाका निगार जो है वो माना जाता है। अब खाका हमेशा दूसरे इंसान का लिखा जाता है। तो मिर्जा फरहतुल्लाह बेग ने किसका खाका लिखा है? अपने उस्ताद का लिखा है। और इनके उस्ताद थे डिप्टी नजीर अहमद। डिप्टी नजीर अहमद क्या थे? इनके उस्ताद थे। यहीं पर एक सवाल और आता है कि मिर्जा फरहतुल्लाह बेग को कौन सी बीमारी थी? मिर्जा फरहतुल्लाह बेग को कौन सी बीमारी थी जिस वजह से डिप्टी नजीर अहमद उनसे अक्सर जो है वो क्या हुआ करते थे? नाराज हुआ करते थे या नाराज रहते थे। तो लिख लेना, इनको जो है वो कौन सी बीमारी थी? इनको बीमारी थी डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया, ठीक। डिसलेक्सिया बीमारी वो होती है जिसमें एराब को समझने में या एराब को पढ़ने में ना आए। यानी कि इनको जो है वो मात्राओं की बीमारी थी। यानी कि इनसे ये नहीं पढ़ा जाता था कि कहाँ पर जबर लगाना है, कहाँ पर जेर लगाना है, और कहाँ पर पेश लगाना है। होता है कभी कभी इंसान को नहीं समझ में आता। जैसे ये है हमारा है, ये है हमारा। अब बताइए ये क्या लिखा है मैंने? आप भी इसी बीमारी से ग्रस्त हैं, मोस्टली इसी से ही होते हैं। अब बताइए ये क्या है? हाँ, एक बता रहा है कल, एक बता रहा है कुल। लेकिन मैं तो इसके नीचे जेर पढ़ूंगा, मैं तो इसे किल पढ़ूंगा। बताओ, किल कोई गलत थोड़ी है, किल भी तो हो सकता है। तो बस इसी तरीके से क्या है, इसी तरीके से इनको बीमारी थी डिप्टी नजीर अहमद के शागिर्द मिर्जा फरहतुल्लाह बेग को। मिर्जा फरहतुल्लाह बेग। तो ये क्या है? खाके निगार के बानी है मिर्जा फरहतुल्लाह बेग। और उर्दू का जो पहला खाका है वो है डिप्टी नजीर अहमद का, जो किसने लिखा है? मिर्जा फरहतुल्लाह बेग ने। और इसका जो नाम रखा डिप्टी नजीर अहमद के पहले खाके का, वो रखा नजीर अहमद की कहानी। नजीर अहमद की कहानी। नजीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी, कुछ उनकी, कुछ उनकी, कुछ मेरी जबानी। कुछ उनकी, कुछ मेरी जबानी। और ये उर्दू का क्या है? पहला खाका है जो नजीर अहमद का लिखा है उनके शागिर्द मिर्जा फरहतुल्लाह बेग ने। ये और ये क्या है? मशहूर भी है। इसी के अलावा मिर्जा फरहतुल्लाह बेग ने एक और खाका लिखा है, और वो लिखा है एक वसीयत की, एक वसीयत की तामील में। एक वसीयत की तामील में। एक वसीयत की तामील में। ये भी क्या है? इनका खाका है जो लिखा है मिर्जा फरहतुल्लाह बेग ने, ठीक। यहीं पर आप लोगों को पता है कि इंसान का लिखा जाता है। तो डिप्टी नजीर अहमद का तो लिखा गया है नजीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी, कुछ मेरी जबानी। ये जो है एक वसीयत की तामील में, ये किसका खाका है? यानी कि किसके नाम का खाका है? और ये जो है उन्होंने अपनी फरमाइश पर खुद लिखवाया था, जब उन्होंने मिर्जा फरहतुल्लाह बेग का खाका लिखा हुआ नजीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी, कुछ मेरी जबानी पढ़ा। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप मेरा खाका भी लिख दीजिए। तो उनका नाम बताना है जिन्होंने अपनी फरमाइश पर यह खाका लिखवाया। एक वसीयत की तामील। बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा एमडी अंजार। आंसर हो जाएगा वहीदुद्दीन सलीम। गुलाम अली ने भी सही जवाब दिया है। तो आंसर हो जाएगा एक वसीयत की तामील में लिखा हुआ है वहीदुद्दीन सलीम का यह खाका है जो उन्होंने अपनी फरमाइश पर लिखा था। वहीदुद्दीन सलीम।
ठीक है, वहीदुद्दीन सलीम, एक वसीयत की तामील में। तो ये दो खाके हैं जो मिर्जा फरतुल्लाह बेग ने लिखे हैं, और इनमें से जो है वो एक नई जो है वो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इनके बाद कुछ और मशहूर खाके हैं जो उर्दू में पूछे जाते हैं, वो जो है वो आप लोग लिख लीजिएगा। जैसे मोस्ट इंपोर्टेंट है मौलवी अब्दुल हक का, ये सवाल आना तय है, डबल स्टार बना के लिख लीजिएगा। और ये है चंद हम असर, मौलवी अब्दुल हक का खाका है चंद हम असर, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद रशीद अहमद सिद्दीकी, रशीद अहमद सिद्दीकी, इनके भी खाके हैं। जैसे गंज हाय गिरे माए, गंज हाय, गंज हाय गिरे माए, ये भी क्या है, इनकी तसनीफ है खाकों की, रशीद अहमद सिद्दीकी की। इसके बाद हम हम नफसाने रफ्ता, हम नफसाने रफ्ता, ये भी क्या है, इनके खाकों का मजमुआ है, रशीद अहमद सिद्दीकी का। इसके अलावा कुंदन, ये भी इनका खाका है, रशीद अहमद सिद्दीकी का कुंदन। इसके अलावा इकबाल सुहेल, इकबाल सुहेल, ये भी क्या है, खाका है, रशीद अहमद सिद्दीकी का। तो ये कुछ अहम है जो रशीद अहमद सिद्दीकी के हवाले से आपको याद रखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा सआदत हसन मंटू, सआदत हसन मंटू, जिसमें से सआदत हसन मंटू का एक खाका है मेरा साहब, ये मैंने आपको लिखवा भी रखा पहले से। और ये है किसका, मोहम्मद अली जिन्ना का। जो एग्जाम के हवाले से इंपोर्टेंट होंगे उसी के नाम बताऊंगा। सआदत हसन मंटू का है मेरा साहब, और यह है मोहम्मद अली जिन्ना। इसके बाद नरगिस दत्त, नरगिस दत्त, आप लोग जानते हैं हु वाज नरगिस दत्त, नरगिस दत्त कौन है या कौन थी? बिल्कुल, अंजार ने सही जवाब दिया है। आंसर हो जाएगा संजय दत्त की माँ, ठीक है, यानी कि सुनील दत्त की बीवी। तो उन्हीं का खाका लिखा है मंटू ने नरगिस दत्त के नाम से। इसके बाद नेक्स्ट है तीन गोले, ये भी क्या है, तीन गोले खाका है, और ये किसका खाका है, मंटू का खाका है, जो उन्होंने लिखा है मीरा जी के लिए। किसके लिए? मीरा जी के लिए। यहीं पर एक सवाल आता है कि मीरा जी का असल नाम क्या है, एग्जाम में जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मीरा जी का असल नाम क्या है? बिल्कुल, तो आंसर हो जाएगा सनाउल्लाह डार, जो है वो मीरा जी का असल नाम है। इसके अलावा सादत हसन मंटू का एक और है गंजे फरिश्ते, गंजे फरिश्ते, ये भी क्या है, इनके खाकों का है। गंजे फरिश्ते की सिन्फ ज्यादा पूछी जाती है, तो याद रख लीजिएगा ये सिन्फ जो है वो खाके से है। हाँ, खाके से है। इसके बाद एक और लिख लीजिएगा परी चेहरा नसीम, परी चेहरा नसीम, ये भी जो है वो मंटू का क्या है, खाका है, और एग्जाम के हवाले से पूछा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा सज्जाद हैदर यलदरम, सज्जाद हैदर यलदरम, और इन्होंने खाका लिखा है खाफी खान, खाफी खान। और ये किसका खाका है? ये खाका है हसरत मोहानी का, खाफी खान, ये है हसरत मोहानी का। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा इस्मत चुगताई, इस्मत चुगताई, इनका खाका है दोज़खी, और ये किसका है? अजीम बेग चुगताई का, अजीम बेग चुगताई का, जो किसका खाका है?
अपने भाई का खाका लिखा दो जखी के नाम से, अजीम बेग चुगताई थे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा गर्लफ्रेंड। और गर्लफ्रेंड जो है वो है फारिक बुखारी का। फारिक बुखारी का ये खाका है जिसका नाम है क्या, गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड। और ये जो गर्लफ्रेंड है ये किसके लिए लिखा है, ये लिखा है किशोर नाहिद के लिए। किशोर नाहिद। ठीक है। नाहिद। आप लोग जानते हैं नाहिद कौन है? सिर्फ नाहिद। कौन है? बुरी औरत है। आपने एक ड्रामा देखा होगा पाकिस्तान का, उसमें भी बहुत बुरी होती है वो नाहिद। हाँ। इतनी बुरी होती है, वो पैसों पे उमरती है। और वो जो है वो उस बेचारे गरीब को जो है वो छोड़ देती है। और फिर बाद में जो है वो बहुत बड़ा इंसान बन के आता है। कहा जाता है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में, किसमें, पाकिस्तान की हिस्ट्री में या पाकिस्तान की तारीख में जो सबसे मशहूर ड्रामा अभी तक आया है इन 70-72 सालों में, वो है परिजाद। क्या है? परिजाद। ठीक है। और उसी में होती है नाहिद, जो उस इंसान को छोड़ देती है। किस वजह से? कि वो गरीब होता है। और फिर वहीं से एक मिथ बन जाता है, हालांकि पहले से मिथ बना हुआ है, कि लड़कियां जो हैं सिर्फ और सिर्फ पैसों पे मरती हैं। सबको चाहिए पैसा। ठीक है। तो उसमें जो है वो ये किरदार भी बहुत अहम है। इसके बाद फारिक बुखारी का ही एक और है, दुश्मन जहां। दुश्मन जहां, ये भी खाका है। और इसमें है अहमद फराज का। अहमद फराज का खाका है फारिक बुखारी का। ठीक है। इसके बाद है लुधियाने दा फूल। ये भी फारिक बुखारी का ही है, लुधियाने दा फूल। लुधियाने दा फूल। और ये किसका है? ये लिखा हुआ है साहिल लुधियानवी का। शाहिर लुधियानवी का खाका है जिसका नाम है लुधियाने दा फूल। एक बच्चा कह रहा मैं कुछ भी नहीं देखती हूँ। देख लो फिर, हमारी क्लास में बहुत अच्छे अच्छे खूबसूरत खूबसूरत लड़के हैं। जैसे आजकल अंजार की डिमांड ज्यादा बढ़ रही है, बहुत सारे बच्चे अंजार का नंबर मांगने की कोशिश करते हैं। सर हमें अंजार का नंबर दे दीजिए, बहुत हैंडसम है, पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा है। मन तो मेरा भी करता है, लेकिन कुछ पॉलिसीज हैं, इस वजह से जो है वो मैं नहीं दे पाता हूँ। ऐसा नहीं करना, कोई बात नहीं। जो पसंद हो बता देना। एक बिचौलिए की जरूरत पड़ेगी तो मैं गारंटी ले लूंगा। मेरा कोई बच्चा खराब नहीं है, सारे के सारे कोहिनूर हैं। इनको बड़ी मेहनत से तराश रहा हूं मैं। चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, दोनों ही। चलिए। हाँ बेटा, उस्ताद का मरता हूँ माँ बाप से ज्यादा बड़ा होता है, उससे आप बेफिक्र रहिए। माँ बाप की बात कभी नहीं टालते, उस्ताद की बात को। चलिए फिर। तो ये क्या है, फारिक बुखारी के कुछ खाके हैं, गर्लफ्रेंड, दुश्मन जहां और लुधियाने दा फूल। इसी में से जो है वो आपको एक न एक जो है वो मिल जाता है। इसी के साथ आगे लिख लीजिएगा माजी। माजी। और ये किसका खाका है? ये है कुदरतुल्लाह साहब का खाका है। माजी ये खाका है, कुदरतुल्लाह साहब का ये खाका है, जो एग्जाम में आप लोगों से जो है वो पूछा जा सकता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा शहजादी। शहजादी। और
ये खाका लिखा है मुमताज मुफ्ती ने। मुमताज मुफ्ती ने। और ये खाका किसका लिखा है? ये लिखा है परवीन शाकिर का। परवीन शाकिर का शहजादी। और लिखा किसने है? मुमताज मुफ्ती ने। इसके बाद शीश महल। ठीक है, बताओ। शीश महल ने इलेक्शन हरवा दिया बेचारे को। शीश महल। आंसर हो जाएगा शौकत थानवी। शौकत थानवी। ये शीश महल जो है वो उसे ले डूबा। अच्छा, तुमने बनाया है। चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो अब इसमें हमारी बारी आई है रहने की। वही है ना कि एक इंसान किसी को मनाने के लिए कई साल तक, कई महीनों तक लगा रहता है, और फिर एक इंसान आता है सरकारी नौकरी लेके और उसको जो है वो उठा के ले जाता है। वही हाल हुआ बेचारे का। 10 साल में उस शीश महल को बनाया, और अब दूसरे लोग जो है वो उसमें रहेंगे। मेहनत करी किसी और ने, मिल गया किसी और को। और जिसको जो लोग फ्री में मिल जाते हैं वो उसकी कदर नहीं करते हैं। तो ये क्या है? शीश महल शौकत थानवी का क्या है? ये खाका है। और एग्जाम में जो है वो यहीं से आप लोगों से पूछा जा सकता है। इसके बाद पूछा जाता है कि उर्दू खाका निगारी में जो सबसे बड़ा मशहूर है वो कौन है? क्योंकि खाके निगारी में जो है अलग अलग पूछे जाते हैं। तो याद रख लीजिएगा, आंसर हो जाएगा इब्राहिम जलीस। सिलेबस में नहीं है लेकिन खाके में पूछा जाता है कि उर्दू में सबसे मशहूर खाके या सबसे मशहूर खाका निगार कौन है। तो आंसर हो जाएगा इब्राहिम जलीस। इनके बहुत सारे हैं लेकिन एग्जाम के हवाले से एक ही लिख लीजिएगा, और वो है आसमान के बाशिंदे। आसमान आसमान के बाशिंदे। इब्राहिम जलीस का जो है वो नाम बहुत अहम है। इसके अलावा एक और है फिक्र तौसी। इनका भी नाम खाका सिंध में नाम आता है, और इनका है खदोखार। खदोखार। और नेक्स्ट लिख लीजिएगा, और लास्ट लिख लीजिएगा मुजतबा हुसैन। मुजतबा हुसैन। इनके खाके हैं जिसमें से आदमी नामा, इसमें से एक ना एक आपको जरूर मिलेगा मुजतबा हुसैन में से। आदमी नामा, हालांकि ये नज़म भी है लेकिन यहाँ पर जो है वो खाका है। आदमी नामा। इसके बाद सो है वो भी आदमी। सो है वो भी आदमी। सो है वो भी आदमी। और इसके बाद आपकी तारीफ। आपकी तारीफ मैं खुद नहीं करता। ठीक है, आपकी तारीफ मैं खुद नहीं करता। तो आंसर हो जाएगा आपकी तारीफ। इन्हीं में से जो है वो आपको एक न एक खाकों का मजमू जो है वो मिल जाएगा। और यहीं से जो है वो आपको इतना ही याद रखना है। इससे ज्यादा जो है वो आपको याद नहीं रखना। ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो, कोई क्वेरी हो तो बताइए, या कोई ऐसी बात हो जो आपको ना समझ में आई। ठीक है, चले फिर। तो ये हो गई हमारी खाके की सिन्फ। इसके बाद एक खाका कह रहा, सॉरी, एक और सिन्फ आती है जो छोटी सी है। सवाने की इब्तिदा किस सदी में हुई? अब आप देखोगे बेटा, पहले सवानी है 1886 में लिखी गई, हयात सादी। बस अब आप इससे अंदाजा लगा लें कब लिखी गई होगी। 19वीं में आ जाएगी। ठीक है, 19वीं सदी में आएगी। चलिए वापस मुड़ते हैं।
अगली सिंफ पर, और अगली सिंफ है हमारी सफरनामा, जिसको हम लोग खिड़की के बाहर का अदब कहते हैं। खिड़की के बाहर का अदब कहते हैं, या कामयाबी की कुंजी कहते हैं। कामयाबी की कुंजी कहते हैं किसको? सफरनामे को। और सफरनामा क्या होता है वो सभी आप लोग जानते हैं, कि जब आप किसी सफर पे निकलते हैं और उस सफर को अपने अंदाज में पेश करने को हम लोग सफरनामा जो है वो कहते हैं। हाँ, खुद नविश भी जो है वो 19वीं सदी की है। तो खिड़की के बाहर का अदब यानी कि उसके लिए हमें बाहर निकलना पड़ता है। और कामयाबी की कुंजी इसलिए क्योंकि जब भी आप सफर में जाते हैं तो कुछ ना कुछ जो है वो आप लोग जरूर सीख कर निकलते हैं, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। जैसे आजकल के जमाने में सफरनामा जो है वो क्या आ गया है, डिजिटल में आ गया है। जैसे जिसे हम लोग क्या कहते हैं, व्लॉग कहते हैं। ठीक है, तो व्लॉग भी क्या है, एक सफरनामे की ही क्या है, एक मॉडर्न टेक्निक है। लेकिन जब हम लोग इसे अदब के लिहाज से पढ़ते हैं तो उसे हम लोग सफरनामा कहते हैं। हिंदी में कहते हैं यात्रा वृत्तांत। इसलिए पूछा जाता है कि हिंदुस्तान में जो सबसे पहला सफीर आया, सफर करने वाले को सफीर बोलते हैं। कोई बच्चा बता सकता है हिंदुस्तान में जो सबसे पहला सफीर आया वो कौन आया? इब्ने बतूता। इब्ने बतूता तो ईसवी में आया है। हमारा जो टाइम पीरियड है वो कदीम से चलता है, यानी कि ईसा पूर्व चलता है, ईसा मसीह से पहले चलता है। और मैंने आपको पढ़ाया होगा, याद कीजिए। बिल्कुल। तो जो सफीर है वो हम लोग आर्यन को भी मानते हैं। बिल्कुल। जो कब आए हैं? 1500 कबल मसीह में आए हैं। मोहम्मद बिन कासिम सफीर नहीं था, वो यात्रा करने नहीं आया था, वो तो बदला लेने आया था। दोनों में फर्क होता है। ठीक है। उससे बाद में आर्यन में ही नए नए यात्री आए हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा, हेंग सांग पढ़ा होगा आपने। ठीक है। हेंग सांग के अलावा मेगा स्तिनीज आपने पढ़ा होगा, जो सेल्यूकस का राजदूत था। और जो सेल्यूकस था वो किसका था उत्तराधिकारी या सक्सेसर? वो था द ग्रेट अलेक्जेंडर का, यानी कि सिकंदर महान का। तो अलग अलग समय में जो है वो अलग अलग आए। जो आप लोग बता रहे हैं इब्न बतूता, वो सफीर जरूर था, लेकिन वो आया मिडाइवल में, यानी कि वो आया मध्यकालीन भारत में। 1333 ईस्वी में आया। और उस वक्त जो है हमारे मुल्क में जो बादशाह था वो था मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था इब्न बतूता, जिसने किताब लिखी है किताब उल रुहेला। जेएनयू में ये सवाल आता है खास तौर पे कि किताब उल रुहेला किसने लिखी? तो इब्ने बतूता ने लिखी। वो भी क्या था? सफीर था। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं मॉडर्न इंडिया में, तो मॉडर्न इंडिया में सबसे पहले कौन आता है? जो सबसे पहला सफीर माना गया मॉडर्न इंडिया में, वो किसको माना गया? अरे जिसने भारत की खोज की है वही तो सफीर हुआ ना मॉडर्न इंडिया का। लॉजिकल रीजनिंग नहीं पढ़ी आप लोगों ने? वही हुआ फिर सफीर। वास्को डिगामा 1492 या 1498 में आया, वास्को डिगामा। तो वही क्या हुआ? सफीर हुआ। उसने क्या लिखना शुरू किए? सफरनामे जो है वो लिखने शुरू किए। उसी ने तो डिस्कवर किया है, यानी कि उसी ने ऐजाद किया है। आ, एक रास्ता है, उसे कहते हैं कुछ कोप करके कुछ कहते हैं उसे शायद, COP, कोप। हम्म, पुर्तगाली। पुर्तगाल का तो वो रहने वाला था। बिल्कुल। एक रास्ता उसने खोजा था, जो उसने पुर्तगाल से और इंडिया के लिए खोजा था। उसका एक नाम है, अभी जहन में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या नाम था। तो वो क्या था? सफीर था। तो बस इसी तरीके से जो क्या हुआ, सफरनामे की इब्तिदा हुई। अलग अलग सिन्फ में या अलग अलग अदब में जो है वो सफरनामे जो है वो लिखे गए। लेकिन जब हम लोग उर्दू के हवाले से बात करते हैं तो उर्दू में जो है वो हम लोग देखते हैं, ये जो सबसे पहला सफरनामा लिखा गया उर्दू अदब में, वो लिखा गया 1847 में।
सबसे पहला जो सफरनामा लिखा गया वो लिखा गया 1847 में। और किसने लिखा, तो याद कर लीजिएगा, यूसुफ खां कंबल पोश ने। यूसुफ खान कंबल पोश ने जो है वो क्या लिखा, उर्दू का पहला सफरनामा लिखा। और उस सफरनामे का नाम रखा इन्होंने तवारीख यूसुफी, तारीख यूसुफी, सॉरी, तारीख यूसुफी, जिसको एग्जाम में हम लोग दूसरे नाम से भी आते हैं, अजाइबात फरंग, अजाइबात फरंग, सॉरी, अजाइबात फरंग। ठीक है, अजाइबात फरंग। और कहाँ का किया था यूसुफ खान कंबल पोश ने, तो आंसर हो जाएगा, ये सफर किया था इंग्लिस्तान का। कहाँ का, इंग्लिस्तान का। और कब किया था, 1837 में, 1837 में किया था। और 10 साल बाद ये किताबी शक्ल में आया 1847 में। ठीक है, पहले सफरनामा हमारा किसने लिखा, यूसुफ खां कंबल पोश ने लिखा, जिसका नाम है तवारीख यूसुफी या अजाइबात फरंग। और 1837 में किया। और ये 10 साल बाद 1847 में क्या आया, किताबी शक्ल में आया। और इसी के 20 साल बाद हमारे पास उर्दू का सबसे मशहूर सबसे मशहूर खाका आता है, जिसका नाम आता है मुसाफिरान लंदन। ठीक है, मुसाफिरान लंदन। और ये लिखा है किसने, सर सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान ने कब किया था, 1869 में जो है ये सफर किया था लंदन का, 6 लोगों के साथ। यहीं पर एक सवाल और आता है, खास तौर पे एएमयू में पूछा जाता है कि मुसाफिरान लंदन किसने लिखा। ऑप्शन में आपको सर सैयद अहमद खान नहीं मिलता। मुसाफिरान लंदन, सर सैयद अहमद खान आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा। बिल्कुल, सबा शेख और अंजार, जोड़ी इन दोनों की बढ़िया लग रही है। आंसर हो जाएगा मौलवी समीउल्लाह, मौलवी समीउल्लाह। तो मौलवी समीउल्लाह ने भी जो है वो यह खाका लिखा, वो सफरनामा लिखा है मुसाफिरान लंदन के नाम से। ठीक है, तो मुसाफिरान लंदन दो लोगों ने लिखा है, सर सैयद अहमद खान और मौलवी समीउल्लाह। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा, सफरनामा रूम वो मिस्र शाम। रूम मिस्र शाम, ये किसका है, ये है अल्लामा शिबली नोमानी का। अल्लामा शिबली नोमानी का। ये सफर किया था उन्होंने 1892 में, सॉरी 1892 में सफर किया, 1893 में इसे पूरा किया। और 1894 में इसे किताबी शक्ल दी। ठीक है, किताबी शक्ल दी 1894 में, मिस्र रोम और शाम। और यहीं पर इनको एक खिताब मिला था अल्लामा शिबली नोमानी को। कोई बच्चा बता सकता है उस खिताब का क्या नाम था। जो तुर्की के सुल्तान ने शिबली नोमानी को दिया था। बिल्कुल, आंसर हो जाएगा तमगाए मजीदी। क्या हो जाएगा, तमगाए मजीदी। चलिए, इसके बाद कुछ और सफरनामे लिख लेते हैं जो एग्जाम में जो है वो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। जैसे नगरी नगरी फिरा मुसाफिर, नगरी नगरी फिरा मुसाफिर, ये है इब्ने इंशा का, ये है इब्ने इंशा का सफरनामा, नगरी नगरी फिरा मुसाफिर, इब्ने इंशा का। इसके बाद हिंद यात्रा, हिंद यात्रा, और ये है मुमताज मुफ्ती का, मुमताज मुफ्ती का है हिंद यात्रा। इसके बाद यात्रा, हिंद यात्रा अलग है और यात्रा अलग है। और ये है अली अहमद फातमी का, अली अहमद फातमी का यात्रा। ठीक,
इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा काला पानी। ठीक, काला पानी। और ये सफरनामा है जाफर थानेसरी का। जाफर थानेसरी, जिसको हम लोग उर्दू की पहले खुद नविश्त भी मानते हैं, जाफर थानेसरी। तो वही क्या है, काला पानी है। काला पानी है। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा साहिल और समंदर। साहिल और समंदर। और ये है एहतसाम हुसैन का। साहिल और समंदर, ये है एहतसाम हुसैन का। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा सफर आशना। सफर आशना। और ये है गोपी चंद नारंग का। गोपी चंद नारंग का। गोपी चंद नारंग का सफर आशना। इसके बाद मुजतबा हुसैन का है जापान चलो, जापान चलो। जापान चलो, जापान चलो। और ये है सफरनामा मुजतबा हुसैन का। मुजतबा हुसैन का जापान चलो, जापान चलो। इसके बाद नक्शे फरंग। नक्शे फरंग। और ये है काजी अब्दुल गफ्फार का। काजी अब्दुल गफ्फार का। काजी अब्दुल गफ्फार का है नक्शे फरंग। और नेक्स्ट लिख लीजिएगा मुसाफिर की डायरी। मुसाफिर की डायरी। मुसाफिर की डायरी आंसर हो जाएगा ख्वाजा अहमद अब्बास। ख्वाजा अहमद अब्बास। और ये क्या है, ये सफरनामा है ख्वाजा अहमद अब्बास। बस इतने ही सफरनामे जो है वो आपको याद रखने। आज की क्लास इतनी ही है। कल हम लोग नई सिंध के हवाले से बात करेंगे। किसी बच्चे को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है। अभी टेस्ट नहीं होगा, सारे टेस्ट टेस्ट सीरीज में होंगे। अब टेस्ट जो है वो सारे उसमें होंगे, टेस्ट सीरीज में। अब कोई टेस्ट नहीं होगा, 20 तारीख से शुरू तो हो रहे हैं। डेली टेस्ट होंगे, क्लास भी होगी और टेस्ट भी होगा। नेहा कह रहे हैं क्यों सर ले लीजिए, आपने 2 नंबर काटे हैं ना मेरे, तो 2 नंबर का भुगतान तो यही है। ऐसे थोड़ी लेते हैं 2 नंबर, मेहनत से लेंगे, मेहनत से आप लोगों का सिलेक्शन दिलाएंगे। तब आप खुद देना 2 नंबर के साथ एक मिठाई का डिब्बा, बढ़िया सा, मुंह मीठा कराना कि सर देखो 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 मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरा सिलेक्शन हो गया। सर मैंने आपके 2 नंबर काटे थे, मेरे नहीं कटे लेकिन। कोई बात नहीं, अगर ड्रामे का टेस्ट देना है तो मैं ले लूंगा, कोई बड़ी बात नहीं। अगर देना हो तो ले लेंगे। क्योंकि इस हफ्ते में जो है वो अभी 2 छुट्टियां तो वैसे ही हो जाएंगी आप लोगों की।
क्योंकि एक दिन तो शबे बारात है, एक दिन संडे आ जाएगा। तो बेफिक्र रहिए, अभी ये छोटे छोटे सीन जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद टेस्ट ले लेंगे। ठीक है, मैं बता दूंगा आपको कि टेस्ट कब लेना है। ड्रामे का ले लेंगे अगर ऐसी बात है ना। चलिए, आज की क्लास इतनी ही है, मिलते हैं कल।